वेलकम टू एडुसेरन। तो हम जो क्लास 10th की जो ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, हमने उसमें 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये क्या है? 4th लेक्चर है। ये क्या है? हम 4th लेक्चर देख रहे हैं और हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हमने प्रीवियस लेक्चर में लैंड रिसोर्सेज को स्टार्ट किया। मैंने लैंड यूटिलाइजेशन आपको बताया, जिसमें मैंने फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ये सब क्या था मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि लैंड कहां कहां यूटिलाइज है। अब हम क्या करेंगे? इंडिया के कंटेक्स्ट में लैंड यूज पैटर्न, अब लैंड यूज पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, लैंड यूज पैटर्न, लैंड मतलब क्या है? कोई भी एरिया जो लैंड का है, उसका यूज कैसे उसका यूज हो रहा है, वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो देखिए, कोई भी लैंड जब यूज हो रहा है उसके दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक ह्यूमन फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, आप कहीं पर देखेंगे जैसे बिहार जैसे एरिया में, यूपी जैसे एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए वहां पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है। और जैसे आप बेंगलोर की बात करेंगे, वो आईटी हब है, तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, सिटीज में पॉपुलेशन ज्यादा होते हैं, तो उसका रीजन क्या है? वहां पर जो लैंड है, वहां पर रहने की जो एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एक एरिया में, एक यूनिट एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये सब क्या है? कुछ फैक्टर्स हैं। तो वही है लैंड यूज पैटर्न में कि जो हम ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं, तो ह्यूमन फैक्टर मतलब ह्यूमन फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक यूनिट या स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपके कितने पॉपुलेशन, कितने लोग रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कल्चर, ट्रेडिशन। कल्चर क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए हमारे हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू तो मैं बोलते हैं हमारा कल्चर है कि हम इसको वर्शिप करते हैं। तो जैसे वाराणसी हो गया, हो सकता है वो क्यों फेमस है? ड्यू टू कल्चर। तो वहां पर कल्चर के कारण, कुछ रिलीजन के कारण वहां पर क्या है, वो एरिया क्या है, हाईली पॉपुलेटेड है। तो लैंड, जब लैंड है वहां पर पॉपुलेशन जो ज्यादा होगा, किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, कल्चर और ट्रेडिशन, ये सब किस पे आते हैं? ये हमारे क्या है? ह्यूमन फैक्टर। और जब हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे? टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप। देखिए, फिजिकल फैक्टर मतलब जहां पर ज्यादा हीट होगा वहां लोग कम रहेंगे, जहां पर वेदर अच्छा होगा, जैसे बेंगलोर, बेंगलोर का वेदर क्या है? बहुत अच्छा, तो वहां पर लोगों को रहने में क्या लगेगा? अच्छा होगा, फील होगा, तो वहां पर पॉपुलेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो फिजिकल फैक्टर क्या होंगे? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब माउंटेन्स, रिवर, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं जो आपके प्लेन में या कोई आपके लैंड में पाए जाते हैं, रिवर, माउंटेन, ये सब पे भी डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी वर्ड का मतलब क्या होता है? लोकेशन ऑफ रिवर, प्लेन्स, ये सब के बारे में। क्लाइमेट बात करते हैं, ज्यादा हॉट है कि वहां रेनी सीजन है, क्या है? तो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बताया बिहार में पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है, कि वो प्लेन है, फर्टाइल एरिया है, गंगा रिवर फ्लो कर रही है, तो पहले के वक्त में भी पॉपुलेशन क्या थी? वहां पर ज्यादा थी। तो लोग क्या था, पहले फार्मिंग पे ही भरोसा करते थे और लोग वहां रह के अपनी लाइवलीहुड को चलाते थे, मतलब रोज का भोजन पानी वहीं से उनका चलता था। तो वो लैंड क्या फर्टाइल था, तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। तो क्लाइमेट हो गया। सॉइल टाइप, अब देखिए हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे सॉइल के टाइप्स, एलुवियल सॉइल, लेटराइल सॉइल। तो हर सॉइल का क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होता है। जैसे कॉटन जो है वो कहां ग्रो होगा? ब्लैक सॉइल में। और हम देखेंगे जैसे यूपी बिहार की बात करते हैं, वहां राइस ज्यादा होता है, क्यों? वहां के जो सॉइल है वहां पर वाटर भी ज्यादा है, क्लाइमेटिक कंडीशन वैसा है। अब हम राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि मस्टर्ड होता है वहां ज्यादा, बाजरा होता है। तो अलग अलग क्लाइमेट और सॉइल के टाइप से क्या होगा? वहां का जो कल्चर है सब बदल जाएगा, लैंड यूज पैटर्न भी बदल जाएगा। तो हमने इसको समझ लिया कि लैंड यूज पैटर्न में फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर कैसे रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, जो हमारा इंडिया है वहां पर जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया मतलब हम अपनी कंट्री में जो लैंड है, हम किलोमीटर से नापते हैं कितना एरिया है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। क्या है? इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है। पर हम जब लैंड यूज पैटर्न की बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लैंड कैसे यूज होता है, तो हम ये देखेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से होंगे? असम साइड के, और कुछ स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर, वहां पर हमारे पास क्या है? डाटा नहीं है अप्रोप्रिएट, कुछ कुछ जगह के कि उस लैंड में, से मैंने बताया वेस्ट लैंड होता है, पैस्चर लैंड होता है। तो डिफरेंट टाइप का लैंड यूज पैटर्न में कैसे लैंड की क्या डेंसिटी है, कैसे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर हमारे पास पूरा डाटा नहीं है। अब देखिए क्या होता है, हर स्टेट का लैंड यूज पैटर्न अलग होगा। क्यों? आप बोलेंगे ऐसा क्यों है? देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की बहुत ज्यादा है, मतलब एक यूनिट स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग, जितने लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा है, वहां की मोर देन 1000 है। तो हम क्या बोलेंगे, हर स्टेट का सॉइल अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो इसके कारण देखिए,
एक और बता दूं, क्लाइमेट और वेदर दो टर्म होते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, कोई एक बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया का होता है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, वेदर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या किया जाता है, वेदर का एवरेज होता है। 30 साल के जब हम वेदर को लेंगे तो हम बोलते हैं इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून, मतलब बारिश वाला। तो क्लाइमेट क्या है, पूरे बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे कंट्री इंडिया का मैंने बात कर लिया। जब वेदर बात करेंगे तो वेदर क्या होगा, एक छोटे से जगह, जैसे मान लीजिए कोई भी चंडीगढ़ की बात करते हैं तो उस चंडीगढ़ की जगह में उसका वेदर अलग होगा, पटना का वेदर अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया का वेदर अलग हो सकता है। पर क्लाइमेट क्या होगा, जब हम एवरेज वेदर मोर देन या 30 ईयर्स हम लेते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। तो हमारे पास क्या डाटा कुछ की नहीं है, और हर स्टेट का क्या है, अलग अलग पैटर्न है। क्यों, लैंड का, कहां पर कहीं पर राइज होता है, कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हर स्टेट में भी वेरी करता है। देखिए और क्या लिखा है, जब हम पेस्चर लैंड की बात करते हैं, पेस्चर मतलब क्या होता है, जहां हम कैटल को फीड कराते हैं, इंडिया में वो लैंड जो है वो अमाउंट कम हो गया। तो आप बोलेंगे क्यों कम हुआ, देखिए क्या होता है, हो सकता है कि पेस्चर लैंड जो है उसको खाली छोड़ दिया जाता हो और 2-3 साल बाद वहां पर कल्टीवेशन करें। क्यों, देखिए कोई भी सॉइल में कंटिन्यू जब हम क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, लैंड को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो और वो लैंड क्या हो, फिर से हमें कुछ ग्रो करके हमें कल्टीवेट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, 2-3 साल में, 2 और 3 इयर्स में हम क्या करेंगे, एक बार क्रॉप करेंगे। तो हम उसको नेट सोन एरिया में क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हम हर साल उसको कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। पर अगर हम उसको नेट सोन एरिया में, जब हम जिसको हम 2-3 साल बाद कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको अगर लेंगे तो नेट सोन एरिया अप्रोक्सीमेटली 54% बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया पेस्चर लैंड का क्या है, क्यों हम करते हैं, लैंड को छोड़ देते हैं जहां पर हमारा जो आउटपुट, हम जो इनपुट देके आउटपुट ले रहे हैं, क्रॉप ले रहे हैं, वो ज्यादा नहीं है। क्यों, उसकी फर्टिलिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। वैसे ही देख लीजिए, अब हम बात करेंगे कि वेस्टलैंड। वेस्टलैंड क्या बोला मैंने, जहां आप मान लीजिए रोड बन गया, ब्रिज बन गया, रेलवे हो गए, वो लैंड क्या है, यूज हो चुके हैं। जैसे एरिड लैंड हो गया, डेजर्ट लैंड, ये सब लैंड क्या है, वेस्टलैंड। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन नहीं कर सकते। जो कल्टीवेशन नॉन कल्टीवेबल लैंड्स हैं, हमने इसके बारे में भी क्या कर लिया, हमने देख लिया। अब देखिए, अब हम जब बात करते हैं, एक मैंने यहां वर्ड लिखा है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। देखिए कोई भी हमारे कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, कि हम अपने फॉरेस्ट जो कवरेज है इस ज्योग्राफिकल एरिया का कितना होना चाहिए, 33%। देखिए ये 93% मैंने किसके लिए लिखा है, जब मैंने बात किया था लैंड यूज पैटर्न, मतलब हमने हमारे पास जो जितने भी लैंड है उसमें से 93% का हमारे पास डाटा है, 7% का नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बताया कि वहां पर हो सकता है सर्वे ठीक से ना हुआ हो। जब मैं बोला 33% मैंने बोला, तो मैंने क्या बोला कि जो जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे कंट्री का, हमने टारगेट अचीव सेट किया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में कि उसका 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। अब देखिए फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, लैंड में जब फॉरेस्ट है तो इकोलॉजिकल बैलेंस, हम बोलते हैं ना जितना ट्रीज ग्रो होगा टेम्परेचर अच्छा होगा, बारिश उतनी आएगी। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, आपका फॉरेस्ट। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्या है, फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, और बहुत सारे लाइफ फॉरेस्ट पे भी डिपेंड है। देखिए लैंड में फॉरेस्ट है और बहुत सारे जो ट्राइब्स की बात पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस सब जगह में ट्राइब्स हैं। तो ये सब ट्राइब अपना लाइफ मैक्सिमम कहां स्पेंड करते हैं, दे यूज टू स्पेंड देयर टाइम इन द फॉरेस्ट। और उन्हें वहां के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी अच्छी जानकारी होती है। तो वो क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी रखते हैं, डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में भी उन्हें पता होता है। तो और हनी हो गया, बहुत सारी वर्क जो है, जो वहां के लोग हैं जो फॉरेस्ट पे भी डिपेंड करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब एक लंबे समय तक वही देखिए लैंड ज्योग्राफिकल एरिया वही है, तो जब लंबे समय तक उस लैंड का यूज होता जाएगा, तो हमारे प्रीडिसेसर ने भी यूज किया है, अब क्या होगा, हमें फ्यूचर जनरेशन में भी इसका यूज होगा। तो लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, कम होते जा रही है। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो हम लैंड को क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे और डिग्रेडेशन से बचाने की कोशिश करेंगे। तो हमें पहले यह पढ़ना पड़ेगा कि डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है, इसकी क्वालिटी खराब क्यों हो रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम क्या मेजर ले सकते हैं जिससे कि ये ना हो। देखिए अब क्या है, 95% जो हमारे एक्टिविटीज हैं ह्यूमन के, हमारे लाइवलीहुड की, वो लैंड पे डिपेंड है। ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, मार्केट्स हो गए, हर चीज कहां पर है, लैंड में।
तो लैंड का यूटिलाइजेशन क्या है, ज्यादा है, और जिसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा उसका डिग्रेडेशन के भी चांस ज्यादा है। पहले से लैंड का यूज हुआ है, वही लैंड हमारे पास है, हमको उसको अच्छे से यूज करना और अपने फ्यूचर को भी पास करना है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पर देखिए इतने सारे लैंड में हम बोलते हैं 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है वो डिग्रेडेड हो गया, मतलब उसकी क्वालिटी, डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, डिटोरेशन, मतलब कोई भी चीज की क्वालिटी खराब होना, हम उसको क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन के कारण क्या है, डिग्रेडेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो हम देखेंगे। आपके पास देखिए मैं बुक में आपको दिखा रहा हूं, ये चार्ट बना हुआ है कि फॉरेस्ट, बैरन लैंड, ये क्या है, आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। ये इससे क्या होगा, आपको ये डाटा पता चल जाएगा कि कितने % हमारे फॉरेस्ट कवर है, कितना हमारा लैंड करंट फैलो लैंड है, कितना हमारा अनकल्टिवेटेड है, ये सब हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपको डाटा को एक बार देखना है और ये आपको नोट्स में बनाना है कि किससे किसका कितना क्या है योगदान है, मतलब कितना उसका कंट्रीब्यूशन है पूरे एक लोकेशन में। तो हम देखिए, हम बात करते हैं वेस्ट लैंड इन इंडिया 2000 का दिया हुआ था, तो इसमें यह बोल रहा है कि जो लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जैसे बोला गया है वाटर इरोडेड एरिया, वाटर इरोडेड एरिया ये क्या है 56%, मतलब सबसे ज्यादा जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है, वाटर के कारण। उसके बाद हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट डिग्रेडेटेड एरिया, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से कितना हुआ है इसके बारे में है। फिर हमारा सेलाइन और अल्कलाइन के बारे में है, और विंड इरोडेड एरिया। देखिए आपको बुक से रीड करना है, मैं आपको अब समझाता हूं कि क्या होता है। क्या बोला मैंने, वेस्ट लैंड मतलब जो लैंड यूज में नहीं है हमारे, उसके कारण क्या है, उसमें डिफरेंट % है। 56% किसके कारण है, वाटर इरोडेड। फिर हमारा क्या आता है, फॉरेस्ट इरोडेड। फिर हमारा क्या आता है, सलाइन और अल्कलाइन लैंड। फिर हमारा क्या आता है, विंड इरोडेड एरिया आता है। तो ये सब हमारे क्या है, डाटा है। अब देखिए वाटर से कैसे होगा, हम इसको पढ़ते हैं, हम सबको पढ़ेंगे। सलाइन क्या होता है, अल्कलाइन क्या होता है, मैं इसको आपको समझाता हूं, और क्या क्या एक्टिविटीज है मैं आपको समझाता हूं कि कैसे होता है। देखिए कोई ये लैंड सरफेस है मान लीजिए, अब देखिए लैंड है, ये मान लीजिए एक लैंड है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, सॉइल है, ठीक है। अब देखिए कोई एरिया पे बहुत ज्यादा विंड फ्लो कर रहा है मान लीजिए, तो ये विंड अपने साथ क्या करेगा, इस सॉइल को जो ऊपर का एरिया है उसको क्या करेगा, अपने आप ब्लो ऑफ करा के कहीं दूसरे पोजीशन पे ले जाएगा। तो ये जो लैंड है ऊपर क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट जो प्लांट को ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सॉइल में आपको बताऊंगा। तो ये सब चला जाएगा, तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो विंड के कारण क्या हो रहा है, ये इरोजन हो रहा है। वैसे ही वाटर है, जब भी आप देखेंगे कि पानी जब तेजी से फ्लो करेगा तो क्या होगा, वो अपने आसपास के मान लीजिए जितने भी ये पूरा गली बनाता चला जाएगा, मतलब ये पूरा क्या है, वैकेंट स्पेस कर देगा, सॉइल को क्या करेगा, अलग कर देगा। तो ये लैंड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये लैंड से हो सकता है। फॉरेस्ट कैसे है, आप फॉरेस्ट को क्या कर रहे हो, कट करते जा रहे हो, कट करते जा रहे हो, तो जो सॉइल को होल्ड करता है, कोई भी प्लांट क्या करता है अपने आसपास के, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये अपने आसपास क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है। तो बारिश हो या विंड हो, कुछ भी हो, ये क्या करेगा, हवा से क्या होगा, उसको इरोड नहीं करने देगा, तो इसकी क्वालिटी बची रहेगी। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। वाटर से कैसे होगा, जब फ्लो होगा वाटर तेजी से तो वो अपने साथ पूरे लैंड को क्या करेगा, खराब कर देगा, ठीक है। विंड कैसे कर दिया। अब सलाइन क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं। अब मैं आपको पहले बताता हूं और क्या एक्टिविटीज है जिससे लैंड क्या होगा, डिग्रेडेशन होता है। माइनिंग एक्टिविटीज, देखिए माइनिंग क्या होता है, एक ओपन कास्ट होता है और एक अंडरग्राउंड होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे पता है कि इस लोकेशन में क्या है, हमारा क्या है, यहां पर ये लैंड है, यहां पर क्या है, अंदर क्या है, कोल है। अब मैं क्या करता हूं, इस मशीन से या कुछ भी इसको करके क्या कहते हैं, ब्लास्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको हटा के पूरा होल बन जाएगा यहां पर, और हम क्या करेंगे, अंदर यहां पर इस कोल को ऊपर ले आएंगे। तो जब भी हम करेंगे तो यहां पर क्या होता है, डीप होल्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब कि हमने इसको एक्सकवेशन किया, खोदा, और वहां पर कोयला निकाला, कोल को हमने निकाला, पर वहां पर क्या होंगे, डीप स्कार्स या होल बन जाएंगे। अगर हमने इसकी फिलिंग प्रॉपर नहीं की, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। पहला देखिए, जब माइनिंग होगा तो बहुत सारे ट्रीज क्या है वहां से काटे जाएंगे, तो भी क्या है, लैंड को प्रॉब्लम। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड में डिप होल करेंगे, वहां से कोल को बाहर निकालेंगे ड्यू टू टेक्नोलॉजी यूज करके, तो भी क्या होगा, वो होल हो जाएंगे। अगर हमने उसको अच्छे से बंद नहीं किया, डिफरेंट गैस भी उसमें से निकलते हैं, और हमने उसको अच्छे से बंद नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वो लैंड ऐसे ही क्वालिटी उसकी खराब हो जाएगी, ठीक। तो ये भी हो सकता है। लिविंग डीप क्या होता है,
स्कार्स और ट्रेसेस वहां पर बच जाते हैं। तो आप कोई भी कभी माइनिंग एरिया को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कहां होता है ये, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे एरिया में जहां पर माइनिंग होगा वहां पर आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब जितना मुझे पानी चाहिए एग्रीकल्चर में, अगर मैं उससे ज्यादा यूज करता हूं, देखिए ज्यादा यूज करूंगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया सलाइन और एल्कलाइन लैंड। देखिए सैलिनिटी क्या होती है। अब मैंने इस लैंड में, देखिए ये लैंड है, यहां पर वाटर ज्यादा है, मैंने बहुत यूज कर लिया वाटर का, मुझे चाहिए जितना उससे मैंने ज्यादा वाटर यहां यूज किया। अब देखिए क्या होगा, और यहां पर सन है, मान लीजिए सन है, सन के प्रेजेंस में जब इसका बहुत हीट होगा तो वाटर क्या होता है, आप बताइए, वाटर ज्यादा यहां पर, वाटर क्या होगा, इवापोरेशन, वाटर क्या करने लगेगा, इवापोरेशन करने लगेगा। और जितने भी सॉल्ट कंटेंट है वाटर में क्या होता है, सॉल्ट भी होगा। तो सॉल्ट जो होंगे वो क्या होंगे, यहां पर आके इस लैंड में ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपोजिट होते जाएंगे। वाटर ज्यादा है, ज्यादा यूज करूंगा मैं वाटर, तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा। जहां हीट ज्यादा है तो यहां पर सॉल्ट आके इकट्ठे हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, लैंड को क्या बोलेंगे, सैलिनिटी। तो हम वर्ड यूज करते हैं कि ये सैलाइन लैंड है। तो ये जल्दी नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम ओवर इरिगेशन करेंगे जिसके कारण क्या होगा, इसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब एल्कलाइन क्या होता है, देखिए एल्कलाइन क्या होता है, जब बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, सी कार्बोनेट क्या है, CaCO3 बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, पर हम यहां बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, CO3 या बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट जैसे सॉल्ट जब बनेंगे इसमें तो हम इसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि जब ओवर इरिगेशन होगा, कहां, पंजाब में जहां वाटर ज्यादा है, हरियाणा में, तो ओवर इरिगेशन के कारण इवापोरेशन होगा जिसके कारण सॉल्ट जो है वाटर में वो ऊपर आ जाएंगे और उस लैंड की फर्टिलिटी को क्या कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है आपका ओवर इरिगेशन के बारे में मैंने बात कर लिया। अब देखिए ओवर ग्रेजिंग होता है। अब देखिए जहां पर क्या है, ग्लैंड है, ग्रास हो रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कोई कौन से स्टेट की बात कर लेते हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर ओवर ग्रेजिंग का प्रॉब्लम है। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, घास जो कैटल फीड करते हैं, और ज्यादा अगर वो हो जाएगा तो वहां पर कुछ ग्रो ही नहीं कर पाएगा और क्या होगा, वो लैंड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने बताया वाटर इरोडेड, फॉरेस्ट, सलाइन, विंड, फिर मैंने बताया माइनिंग एक्टिविटीज कैसे हैम्पर करती है, ओवर इरिगेशन क्या होता है, तो उसके कारण क्या होगा, सैलाइन, सैलिनिटी, एल्कलाइन लैंड क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या होता है मैंने आपको बताया। अब देखिए क्या होता है, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज भी होती तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्री कहीं पर, तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी, उसको जब हम फिल्टर नहीं करते हैं इंडस्ट्रीज और उसको वैसे ही एयर में छोड़ देगा, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, देखिए वो क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये उड़ते हैं, पार्टिकल्स उड़े ऊपर, छोटे छोटे पार्टिकल, अभी क्या होंगे, ग्राउंड में आके सेटल होते जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सेटल होते जा रहे हैं ये पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब क्या करेंगे, ये लैंड है मान लीजिए, अब जब बारिश हो रहा है, रेन वाटर, मान लीजिए बारिश हो रहा है, तो ये वाटर को ग्राउंड में इनफिल्ट्रेशन अंदर चला जाना चाहिए, पर जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इसके रेट को या तो कम कर देंगे रेट को, या तो जाने नहीं देंगे। तो इसके कारण भी क्या होगा, लैंड की क्वालिटी एक तो डस्ट पार्टिकल के कारण भी खराब हो रही है, और जो वाटर टेबल है वो अंदर जो पानी जा रहा है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम भी है, क्यों, इंडस्ट्री से कारण। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी पार्टिकल हम एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक और बैलेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये भी करके देख सकते हैं। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें चेक एंड बैलेंस की बात कर ली मैंने। अब हम और क्या कर सकते हैं कि जिसको बचाने के लिए, तो हमने क्या बताया, अभी हमने समझ लिया प्रॉब्लम क्या क्या है, किसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसका समाधान ढूंढते हैं। तो समाधान ये है कि देखिए, पहला मैंने बताया कि ओवर ग्रेजिंग को क्या करना पड़ेगा, चेक ओवर ग्रेजिंग, मतलब हमें इस चीज को चेक करना पड़ेगा। दूसरा, माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, तो हमें क्या करना है, माइनिंग एक्टिविटीज को चेक करना पड़ेगा और एफॉरेस्टेशन करना है। क्या करना है, एफॉरेस्टेशन, जिससे कारण क्या होगा, विंड भी आएगी तो क्या होगा, हमारा जो सॉइल कवर है वो नहीं जाएगा। तो हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, मैं आपको लिख दे रहा हूं, यहां पर देख लीजिए, हमें क्या करना पड़ेगा इसको, एफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, एफॉरेस्टेशन में क्या होगा, प्लांट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और शेल्टर बेल्ट, प्लांट शेल्टर बेल्ट, देखिए क्या होता है, शेल्टर बेल्ट मतलब प्लांट शेल्टर बेल्ट मतलब क्या होता है कि जहां पर विंड के कारण इरोजन ज्यादा है, विंड जो है लैंड को डिटोरिएट कर रहा है, तो वहां पर हम शेल्टर टाइप के बहुत सारे प्लांट्स ऐसे ऐसे देखिए एक साथ में हम क्या करेंगे, प्लांट्स को लगाएंगे एक लाइन से,
उसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। क्या होगा, वो विंड इरोजन को क्या करेगा, विंड से जो इरोजन हो रहा है उसको चेक करेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट हो गया। ए फॉरेस्ट्रेशन हो गया, हमने बोला चेक करना है किसको, माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना है। फिर हमें किसको चेक करना है कि अब देखिए माइनिंग एक्टिविटीज भी हमने देख लिया, ओवर ग्रेजिंग को हमें क्या करना है, चेक करना है, हमने ये भी पॉइंट देख लिया। अब स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स कैसे होगा, क्या होगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स कैसे कर सकते हैं, जैसे डेजर्ट एरिया वहां पर क्या होगा, सैंड ड्यून्स ज्यादा है, मतलब क्या होता है सैंड ड्यून्स, मतलब ऐसी हवा जिसमें सैंड ही सैंड हो, तो हम थॉर्नी ब्रूशेस, मतलब जो हम वहां पर प्लांट तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं वहां प्लांट ना लगा के हम क्या करेंगे, जो कैक्टस जैसे प्लांट होते हैं ना थॉर्नी, जिसमें क्या होते हैं कांटे होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां वाटर लेवल कम है, तो अगर लीव होगा तो वाटर को जल्दी क्या करेंगे, वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा, इसलिए वहां क्या होता है डेजर्ट एरिया में थॉर्नी होते हैं, मतलब कांटेदार होते हैं, तो अगर हम उसको प्लांटेशन कर दें तो उससे भी क्या हो जाएगा, हमारा सैंड ड्यूज को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। और क्या है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, जैसे मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है और इसका इनफिल्ट्रेशन रेट को कम कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, कि जो भी वेस्ट आ रहा है उसका हम क्या करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, ताकि वो लैंड में ना तो लैंड की क्वालिटी को खराब करे, ना तो वो वाटर में जाके उसको खराब करे। तो क्या है हमारे पास, क्या है आपको क्या समझ में आया इससे, कि हमें कैसे कंजर्व करना है और क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो आपको केवल पॉइंट्स याद रखने हैं और एग्जाम में उसको क्या करना है, उसको सेंटेंस बनाना है। मैं जब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा कि कैसे एक आंसर को अच्छे तरीके से लिखना है, आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है और कैसे आप अच्छे आंसर को लिख सकते हैं। इट इज वेरी इजी। ज्योग्राफी, सिविक्स, जो जितने भी सोशल साइंस हैं, हम उसको क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है और बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली ऐसा इसमें कुछ है नहीं, आप कॉन्सेप्ट वाइज चलिए, आपको हर चीज इजी लगेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सॉइल के बारे में। अब हम जब सॉइल के बारे में बात करेंगे तो सॉइल में क्या है, सॉइल भी क्या है, एक रिन्यूएबल, क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है। मतलब रिन्यूएबल मतलब क्या होता है कि कोई चीज अपने आप क्या हो जाए, वापस से रिप्लेनिश हो जाए, मतलब उसको यूज दोबारा से हम कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, आप बताइए, रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। तो हम जब बात करेंगे किसकी, जब सॉइल की, तो सॉइल क्या एक रिन्यूएबल है, क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब देखिए सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए जितना भी ग्रोथ हो रहा है किसका, प्लांट का, जितने भी लाइफ सपोर्ट हो रहा है, जो भी हम कहां कर रहे हैं, सॉइल पे ही कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो, चाहे वो प्लांट ग्रोथ की बात हो, सब चीज किस पे डिपेंड है, सॉइल पे। तो सॉइल क्या है, एक तरीके का लिविंग सिस्टम है, क्योंकि वही जो है सबसे ऊपर किसको सपोर्ट कर रहा है, एक लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया, सॉइल के बारे में पढ़ लिया। अब क्या है, सॉइल को जो एक फ्यू सेंटीमीटर जो लेयर है सॉइल का बनने में ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। क्या हो जाता है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, एक छोटा सा क्या करने के लिए, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ किसके, सॉइल को बनने में। अब देखिए बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं सॉइल बनने में, वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां का क्लाइमेट क्या है, रिलीफ मतलब फिजिकल कंडीशन क्या है, माउंटेन है, हाइट पे है, प्लेन है, रिलीफ फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। कैसा पेरेंट रॉक है, बताऊं क्या होता है पेरेंट रॉक, कैसा पेरेंट रॉक है, क्या टेम्परेचर है, बहुत सारी कंडीशन पे वहां पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बता दिया कि टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर क्या है, विंड क्या है, कैसे वो डिकम्पोज हो रहा है। कि देखिए सॉइल कैसे बनता है, हम बोलते हैं सॉइल अपर लेयर, उसमें ह्यूमस होता है, बताऊंगा आपको, बता रहा हूं। तो आप क्या बोल सकते हैं, सॉइल क्या क्या फैक्टर में होता है, रिलीफ, फिजिकल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, एक्शन ऑफ विंड, वहां क्या क्या इफेक्ट है, ये सब चीजों पे भी सॉइल का बनना क्या करता है, डिपेंड करता है। सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, ह्यूमस बात करते हैं। सॉइल के अंदर दो चीज होते हैं, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और क्या होता है, इनऑर्गेनिक। तो जब हम ऑर्गेनिक बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमस, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है, जितना ह्यूमस होगा उतना क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन जैसे मटेरियल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो जो आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक मतलब सॉइल के कंटेक्स्ट में उसमें ह्यूमस ज्यादा होगा, ह्यूमस ज्यादा होगा तो उतना वहां पर क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। अब हम क्या करते हैं, सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट सॉइल, देखिए हमारे कंट्री में इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, तो हम क्या करते हैं उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सॉइल को हम कैटेगराइज करते हैं, उसके टेक्सचर के बेसिस पे,
उसके फॉर्मेशन पे देखिए, हर सॉइल का फॉर्मेशन का समय होता है। तो टाइम ऑफ फॉर्मेशन, कितने समय में वो बना है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कितना वो वाटर को रिटेन कर सकता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसा दिखता है, थिकनेस क्या है। तो ये सब के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉइल को भी क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पर देखिए, अब क्वेश्चन आता है जब आप सॉइल की बात करेंगे, एलुवियल, लेटराइट, ब्लैक, एरिड सॉइल, तो इस सॉइल को जब हम अलग अलग एक को पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ड्रॉ करके उसको डिवाइड कर लेंगे। एलुवियल की क्या खासियत है, सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली स्प्रेड है। ब्लैक की क्या खासियत है, उसमें कॉटन होता है। वाटर सेल्फ क्या होता है, उसमें वाटर खुई होता है ज्यादा, उसमें कम वाटर चाहिए। तो क्या क्या उसकी क्वालिटी है, मैं उसको कैटेगराइज करके यहाँ लिखूंगा और आप क्या करेंगे, उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो हो सकता है कौन से स्टेट में पाया जाता है, मैं आपको मैप ड्रॉ कर दूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हमारा क्या टॉपिक बचता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। फिर हम बोलेंगे सॉइल कंजर्वेशन और डिग्रेडेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। शीट इरोजन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इस आज के लेक्चर में क्या किया, लैंड यूज पैटर्न पढ़ा, वेस्ट लैंड, पेस्चर लैंड, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है। आप एक बार चार्ट देख सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो अगर आपने उस चार्ट को ड्रॉ कर दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि वो जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसे पता चल जाए कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग है। तो कुछ है नहीं, आपने ऐसे ड्रॉ किया, फॉरेस्ट 56% हो गया, इसका एरिया ज्यादा कर दिया, बाकी डिफरेंट डिफरेंट परसेंट में दिखा दिया। तो आप एक बार उसको बना के आपके अच्छे मार्क्स के लिए आप उसको रख सकते हैं। और सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें प्लांट सिस्टम है, उसको लिविंग सिस्टम बोलते हैं। सॉइल किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स को लग जाता है बनने में। और मैंने क्या बताया कि सॉइल किस किस प्रोसेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसका थिकनेस क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सब क्या है, हमने इस लेक्चर में देखा। अब मैंने आगे बता दिया आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, सॉइल कंजर्वेशन और डिग्रेडेशन क्या है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। कंटिन्यू and study with us, and we will provide you the coverage of every subject, and I will teach you each and every subject very easily, and our faculty will try to solve your problem. If you have any problem, you can ask in the comment section or you can join our Telegram group. So thank you.